हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जेटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसका एग्ज़ाम भी बहुत जल्द होने वाला है। अब इतना समय नहीं है कि सिलेबस को डिटेल से पढ़ा जाए, इसीलिए हमने टॉपिक वाइज वन लाइनर नोट्स तैयार किया है और साथ ही टॉपिक वाइज 50-50 प्रश्नों का 2 सेट एमसीक्यू भी देखेंगे या करवाएंगे। कोशिश रहेगी एग्ज़ाम से पहले महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करवा दिया जाए। हम लोग पहले इतिहास देखेंगे, फिर ज्योग्राफी को देखेंगे और फिर पॉलिटी को देखेंगे, यानी कि राजनीतिक शास्त्र को देखेंगे। ध्यान रखिएगा, सभी टॉपिक वन लाइनर में हैं। इसके बाद हम लोग एमसीक्यू भी देखेंगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बारे में, वैदिक सभ्यता और संस्कृति के बारे में, वैदिक साहित्य एक नज़र देखेंगे, बौद्ध धर्म से संबंधित देखेंगे और साथ ही महात्मा बुद्ध के जीवन वृत्त से भी कुछ चीज़ों को देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा होगा उसमें जैन धर्म, पाषाण काल और वैदिक काल, मौर्य साम्राज्य और अशोक के जीवन के महत्वपूर्ण घटनाएं देखेंगे। और ये टॉपिक जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग 100 प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी देखेंगे, ठीक है, जो कि 50-50 प्रश्नों का होगा। इसके बाद हम लोग मध्यकालीन भारत देखेंगे, फिर आधुनिक भारत देखेंगे। इस तरीके से हम लोग पूरा टॉपिक देखेंगे, ठीक है। तो बहुत जल्दी हम लोग कवर कराने वाले हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा, सभी यहाँ पे जो भी कंटेंट दिए गए वो सभी वन लाइनर में हैं ताकि आपका फास्ट रिवीजन हो सके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बारे में। सबसे पहला यहाँ पॉइंट है, हम लोग देखेंगे हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा क्या है? यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित प्रमुख नगर है, ठीक है। तो इस सब आपको पॉइंट सिर्फ आपको ध्यान में दिमाग में फिट करते चलना है, ठीक है। हड़प्पा के बारे में जानना है आपको कि यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित प्रमुख नगर है। आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। यहाँ के वृत्ताकार चबूतरे से गेहूँ तथा जौ के दानों के अवशेष भी मिले हुए हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा में यहाँ का एक वृत्ताकार चबूतरा है, वहीं से देखेंगे गेहूँ और जौ के दानों का अवशेष मिले हैं। बात करें लोग मोहनजोदड़ो के बारे में। यह भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगर था। मोहनजोदड़ो के बारे में पूछा जाए तो यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे स्थित प्रमुख एक नगर था, ठीक है। मोहनजोदड़ो से विशाल अन्ननागर का साक्ष्य मिला जो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। आगे देखेंगे, यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। ये भी ध्यान रखिएगा, जो सिंधु सभ्यता था उसका ये सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो। वहीं बात करें रोपड़ के बारे में। यह स्थान पंजाब प्रांत के रोपड़ जिले में सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर हड़प्पा कालीन और हड़प्पा से पूर्व की संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो सभी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है, कि कौन किस नदी के किनारे है, कहाँ पे क्या मिला, ठीक है। बात करें लोथल के बारे में। यहाँ यह स्थल गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में खंभात की खाड़ी के ऊपर भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे सवाल बन सकते हैं कि लोथल कहाँ है, ठीक है, किस नदी के किनारे है, किस जिले में है। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है आपको। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह डॉकयार्ड से कहते हैं कि खोज है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में ज्ञात होता है कि यहाँ के निवासी 1800 ईसा पूर्व भी चावल उगाते थे। यहाँ से फारस की मुद्रा के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से फारस की मुद्रा के साक्ष्य भी मिले हुए हैं। अगर किन्हीं को इनका नोट्स चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट तो वो बताइएगा हमें, हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, या फिर आप मुझे ईमेल आईडी वगैरह कुछ बताइएगा, वहाँ से हम शेयर कर देंगे, ठीक है। या हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे बोलिएगा तो हम इसको वहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। बात करें हम लोग कालीबंगा के बारे में। यह स्थल वर्तमान राजस्थान राज्य में घग्गर नदी पर स्थित है, ठीक है। यहाँ पर हड़प्पा पूर्व संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। कहाँ से? कालीबंगा से। बात करें हम मकान के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। कहाँ पे? कालीबंगा में। लकड़ी की नाली का साक्ष्य मिला यहाँ पे। चबूतरों पर हवन कुंड, ये ध्यान रखिएगा हवन कुंड के बारे में, के साक्ष्य मिले हैं। चबूतरों पर हवन कुंड के साक्ष्य भी यहाँ पे मिले हैं। बात करें हम आलमगीर के बारे में तो यह नगर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के पर स्थित हड़प्पा संस्कृति की सुविख्यात पूर्वी सीमा थी।
यहाँ मिट्टी के बर्तन, मनके के पिंड मिले हैं। ठीक, बात करें हम बनवाली के बारे में। यह हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ पर उन्नत किस्म का जौ प्राप्त हुआ है। यहाँ से हल की आकृति के खिलौने आदि मिले हैं। आपको सिर्फ माइंड करते चलना है। अगर नहीं सुना तो इसको वीडियो को एक बार 2 बार देखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग जब MCQ करेंगे तो वहाँ पे और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं धौलावीरा के बारे में। धौलावीरा जो है ये गुजरात राज्य में कच्छ जिले के भरूच क्षेत्र में स्थित है। धौलावीरा की बस्ती अन्य स्थलों के विपरीत 3 भागों में विभाजित थी। ठीक है, बात करें हम लोग सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषताएं एक नज़र में देखते हैं। यह भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। सिंधु सभ्यता के बारे में बात करें तो यह भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। इसमें हमें बड़े नगरों एवं नागरिक जीवन के विकास के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं तथा ये नगर निश्चित योजना के अनुसार बनाए गए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये नगर निश्चित योजना के अनुसार बनाए गए थे और हम लोग को पता है ये काफ़ी विकसित सभ्यता थी और शहरी सभ्यता थी। ठीक, इस सभ्यता में व्यापार एवं वाणिज्य का विकास हुआ। इस सभ्यता के लोग विदेशों से भी व्यापार करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग लेखन कला से परिचित थे। ठीक है, परंतु उनकी लिपि अभी तक पढ़ी ना जा सकी है। उन लोगों के जो लिखने का जो तरीका था अभी तक हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं। यहाँ पर शिव, पशुपति, मातृदेवी, पीपल, वृषभ तथा नाग की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। इनकी पूजा आज तक हिंदू धर्म में प्रचलित है। ठीक है, सवाल यहीं सबसे बनेगा। ठीक है, परेशान नहीं होना है, बस आपको जो हम पढ़ा रहे हैं बस उसको सिर्फ एक बार दिमाग में फिट करते चलिए। आगे कहता है इस सभ्यता के विकास स्थल की खुदाई में मंदिर या देवालय जैसे मतलब जो है यहाँ पे थोड़ा सा छूटा हुआ है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये लाइन था कि इस सभ्यता के किसी स्थल की खुदाई में मंदिर या देवालय जैसे किसी भवन के अवशेष नहीं मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा छूटा हुआ है तो ध्यान रखिएगा। इसको हम PDF जब देंगे तो उसमें हम इसका करेक्शन करवा देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता कांस्य काल जिसे ब्रॉन्ज एज कहते हैं किस सभ्यता है। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है सिंधु सभ्यता की जो काल थी सभ्यता वो कैसी सभ्यता थी, तो ये कांस्य काल की सभ्यता थी। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। जो स्वास्तिक होता है ना, जो स्वास्तिक जो चिन्ह बनाते कुछ इस तरीके से करके, है ना, कुछ ऐसा कुछ होता है, तो वो वाला जो आकृति है ये स्वास्तिक चिन्ह जो है संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। ये आगे है, हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक नगर 2 भागों में विभाजित थे जबकि धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक नगर 2 भागों में विभाजित थी जबकि धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। सिंधु सभ्यता में पक्षियों में कबूतर की पूजा होती थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। सिंधु सभ्यता में पक्षियों में कबूतर की पूजा होती थी। पतन संबंधी विचारधारा अब आगे देखेंगे हम लोग। मतलब ये है यहाँ पे कि जो सिंधु सभ्यता है उसका पतन आखिर कैसे हुआ। तो अलग अलग वैज्ञानिक थे, अलग अलग अपना तर्क देते हैं। उन्हीं में से कुछ वैज्ञानिक का जो नाम यहाँ पे हमने लिया है तो पूछा जा सकता है एग्जाम में। पहला है कि सिंधु सभ्यता को आर्यों ने नष्ट किया। ये बात किसने कहा, तो ध्यान रखिएगा, REM व्हीलर और गार्डन चाइल्ड, इन लोगों का कहना था, उन लोगों का मानना था ऐसा कि सिंधु सभ्यता को जो नष्ट हुआ है वो आर्यों ने किया है। आपको क्या लगता है कि आर्यों ने नष्ट किया होगा? मुझे तो नहीं लगता, बट आपको क्या लग रहा है इस पर आप कमेंट कर सकते हैं। इन दोनों का कहना था कि सिंधु सभ्यता का जो विनाश हुआ है, नष्ट हो गया, वो आर्यों ने किया है इसका। ठीक है, इसका जो विनाश का कारण है वो है आर्य है, लेकिन मुझे नहीं लगता कैसा होना चाहिए, बट फिर भी आगे देखते हैं। इसका पतन बाढ़ द्वारा हुआ है। ठीक है, सवाल क्या है कि इसका पतन बाढ़ द्वारा हुआ है। ये किसने कहा था? ये मार्शल और मैके, ये दोनों, मार्शल मैके ने ही कहा था कि इसका पतन कैसे हुआ है, यानी कि सिंधु सभ्यता का जो पतन हुआ वो बाढ़ का कारण था। बाढ़ आया होगा, बाढ़ की वजह से ये पूरी ही सभ्यता नष्ट हो गई होगी, ऐसा इनका मानना था मार्शल और मैके का। जबकि DD कौशाम्बी का मानना था कि मोहनजोदड़ो में आग लगाकर निवासियों की हत्या कर दी गई। DD कौशाम्बी का मानना ऐसा था कि मोहनजोदड़ो में आग लगाकर निवासियों की यहाँ पे हत्या कर दी गई होगी, ऐसा DD कौशाम्बी का मानना था। ऑस्टिन का क्या मानना था कि यहाँ पे वर्षा में कमी के कारण कृषि एवं पशुपालन पर बुरा असर पड़ा होगा और यहाँ पे पूरी तरीके से सभ्यता नष्ट हो गई होंगी, ऐसा माना था ऑस्टिन साहब का। डेल्स का क्या मानना था? इनका मानना था कि भूकंप के कारण यह सभ्यता वीरान हो गई होगी, जब भूकंप आया होगा तो सब पूरी सभ्यताएं तहस नहस हो गई होंगी, ऐसा डेल्स का मानना था। इसके बाद है MR साहनी, इनका क्या कहना था? इनका कहना था कि इसके विनाश का प्रमुख कारण जल पलायन था। यहाँ पे जल की कमी हो रही होगी जिसकी वजह से यहाँ पे लोग सभी पलायन कर गए।
एक है अमलानंद घोष। इनका मानना था कि जलवायु में परिवर्तन एवं अनावृष्टि के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। तो देखेंगे यहाँ पे बस सभी जितने वैज्ञानिक हैं सबका अपना अपना तर्क है, ठीक है। और इसमें कौन से अच्छे तर्क हो सकते हैं पता नहीं, ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि किसने क्या चीज़ें कहीं, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में, जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक इसकी काल रही हैं, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कि ऋग्वेद इसमें जो आता है, ऋग्वेद का रचना काल माना जाता है 1500 से लेकर के 100 ईसा पूर्व तक रहा है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल रचना काल देखेंगे यहाँ पे तो 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक चला है, ठीक है। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आर्यों का जो समाज था कैसा था, पितृ प्रधान था। आज भी देखेंगे कि लगभग गांव समाज में तब पितृ प्रधान ही समाज रहा है, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। देखिए ध्यान रखिएगा कुलप के बारे में कि कुलप क्या है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आर्यों का समाज का पितृ प्रधान होता था, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे हम लोग कुलप कहते थे। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण थी, ठीक है। आर्यों के द्वारा जो विकसित सभ्यता थी वो कैसी थी, ग्रामीण थी। जबकि वहाँ पे सिंधु सभ्यता में लोग देखिए कि वहाँ की जो सभ्यता थी वो वहाँ पे शहरी थी, ठीक है। आर्यों की भाषा कैसी थी, तो संस्कृत थी। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, तो उत्तम और श्रेष्ठ होता है। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, उत्तम, और या तो उत्तम होता है या फिर श्रेष्ठ कह सकते हैं। ध्यान रखना आगे कि ऋग्वेद में गंगा नदी का जो उल्लेख हुआ है वो एक बार हुआ है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख एक बार हुआ है। एग्जाम में पूछा गया है कई बार कि ऋग्वेद में गंगा नदी का कितना बार उल्लेख किया गया है, तो एक बार। जबकि ऋग्वेद में यमुना नदी का ये 3 बार उल्लेख किया गया है, ठीक है। ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार उल्लेख किया गया है, जबकि ऋग्वेद में गंगा का एक बार उल्लेख किया गया है। आगे है आर्यों का विस्तार पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर के पूरब में गंगा के पश्चिम तट तक है, और उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में विंध्य प्रदेश तक फैला हुआ था, ठीक है, आर्यों का जो विस्तार था। आगे है ऋग्वेद आर्यों का सर्वाधिक पवित्र एवं प्राचीन ग्रंथ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद जो है ना आर्यों का सर्वाधिक पवित्र एवं प्राचीन ग्रंथ था। कौन सा, ऋग्वेद। ऋग्वेद के कुल सूक्तों की जो संख्या वो कितना है, 1028 है। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद के कुल सूक्तों की संख्या कितनी है, तो 1028 है। अब हम लोग देखते हैं वैदिक साहित्य एक नज़र में। वैदिक संहिताएं, इसमें कौन कौन आता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके अलावा भी और भी वेद आते हैं, लेकिन जो प्रमुख वेद हैं वो हैं 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद 2 भाग में बांटा गया है इसको, एक कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, एक कृष्ण यजुर्वेद और एक है शुक्ल यजुर्वेद। वेदांग 6 हैं, कौन कौन है, शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, ज्योतिष एवं छंद है। ये 6 को नाम याद रखना है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद, ठीक है। तो ये 6 वेदांग हैं। ये 6 वेदांग के बारे में आपको याद होना चाहिए। सवाल पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन वेदांग के हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और एवं छंद। बात करें कल्पसूत्र के बाद कल्पसूत्र के बारे में, तो यहाँ पे देखेंगे इसका भाग कौन कौन है, स्रोत सूत्र है, गिरह सूत्र है, धर्म सूत्र है और एक है शूल्य सूत्र है। तो ध्यान रखिएगा। आगे है प्रमुख उपवेद। यहाँ पे देखे थे प्रमुख जो था 4 था वेद, यहाँ पे प्रमुख उपवेद भी है। एक है आयुर्वेद है, ठीक है, एक धनुर्वेद है, एक गंधर्ववेद है और एक है शिल्पवेद। ध्यान रखिए यहाँ पे आयुर्वेद है जबकि यहाँ पे आयुर्वेद है। तो आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद, ये 4 और देखेंगे कि उपवेद हैं। इसके बाद पुराणों की संख्या बात करें तो 18 है। उपनिषदों की संख्या कितना है, 108 है, ठीक है। और सूक्तों की संख्या कितना था, 1028, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सूक्तों की संख्या 1028 है, जबकि पुराणों की संख्या 18, उपनिषदों की संख्या 108। ऋग्वेदिक काल में शासन व्यवस्था प्रमुखता जो था वो राजतंत्रात्मक थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेदिक काल में शासन व्यवस्था कैसी थी, तो राजतंत्रात्मक थी, ये इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्णों का उल्लेख प्राप्त होता है। याद रखना है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों का उल्लेख प्राप्त होता है। भारतीय समाज में वर्ण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सवाल आ सकता है कि वर्ण शब्द का सबसे पहले किस वेद में देखने को मिलता है, तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। आर्यों का प्रिय जो पशु था वो क्या था, घोड़ा था। अब आगे हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख तथ्य के बारे में
क्या क्या यहाँ पे से इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। पहला पॉइंट है, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था। महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग किए जाने को बौद्ध मतावलंबी महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है। गृह त्याग के बाद बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा प्रदान की। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गृह त्याग के बाद बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ग्रहण की, तो अलार कलाम से। अगला है, अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करामपुतुन से शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अलार्म कलाम के बाद देखेंगे कि जो सिद्धार्थ थे, है ना, राजगीर के रुद्र करामपुत से शिक्षा ग्रहण की थी। किसके बाद, अलार कलाम के बाद। अलार कलाम से पूछा जाएगा तो वहाँ से देखेंगे कि सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध ने जन साधारण को अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, जो सबको पता होगा। महात्मा बुद्ध को उरुबेला यानी कि बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो वाराणसी, जहाँ आज के डेट में यूपी में है ये। ठीक है, के सारनाथ में दिया था, वाराणसी के सारनाथ में दिया था, ये उत्तर प्रदेश में है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्त। महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्त के बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म स्थल कहाँ है, तो कपिल वस्तु से 13 मील दूर लुम्बिनी वन में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जन्म स्थल इनका कहाँ पे था, लुम्बिनी वन में। ठीक, अब बात करें इनका पिता का नाम क्या था, तो सुधोधन नाम था। ठीक है, ये कौन थे, तो शाक्यों के राज्य कपिल वस्तु के शासक थे ये। ठीक, अब सवाल है कि माता का नाम क्या था, तो महामाया था। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, तो इनका पत्नी का नाम था यशोधरा। और बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था, राहुल। तो यहाँ से सवाल बन सकता है, इनके माता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम क्या था। ठीक है, इनके पत्नी का नाम क्या था, इनके पुत्र का नाम क्या था। तो एक दो बार इसको देख लीजिएगा, याद होगा, पहले तो याद होगा, इसका आपको हम बार बार कह रहे हैं कि सिर्फ आप सिर्फ यहाँ पे शॉर्ट रिविजन हम करा रहे हैं आपको। ठीक है, तो पिता का नाम सुधोधन, ठीक, और माता का नाम महामाया। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा, जबकि बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। और इनकी मृत्यु कब हो जाती है, 487 ईस्वी में। ठीक है, और इनका जन्म होता है कितना, 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, यहाँ पे ईसा पूर्व ही छूट गया है, थोड़ा सा ईसा पूर्व होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ईसा पूर्व यहाँ पे छूटा हुआ है, ईस्वी नहीं होगा, ईसा पूर्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है, मृत्यु स्थान का, यानी कि मृत्यु कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था, जो कि ये भी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, बुद्ध का प्रथम उपदेश बौद्ध परंपरा में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, बुद्ध का प्रथम उपदेश बौद्ध परंपरा में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। बिम्बिसार, उद्यान एवं प्रसेनजीत बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे। ठीक है, ये भी सवाल आ सकता है, बिम्बिसार, उद्यान, प्रसेनजीत कौन थे, तो ये बुद्ध के अनुयायी थे। अगला है, बौद्ध साहित्य मुख्यतः त्रिपिटकों में समाहित है। कौन कौन है, ये त्रिपिटक कौन है, एक है सुत पिटक, एक है अभिधम पिटक और एक है विनय पिटक। ये भी सवाल में पूछा जाता रहा है, तो ध्यान रखिएगा। बौद्ध साहित्य मुख्यतः त्रिपिटकों में समाहित है, कौन कौन, सुत पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। बात करें हम बौद्ध मत के 3 प्रमुख अंग कौन कौन है, तो एक है बौद्ध, एक है संघ और एक है धम्म। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बौद्ध मत के अनुसार 3 प्रमुख अंग हैं, बौद्ध, संघ और धम्म। आगे है, अब थोड़ा सा घटना और प्रतीक देख लेते हैं। जो जन्म है, इनका प्रतीक किससे दिखाया गया है, कमल व सांड से, जबकि गृह त्याग घोड़ा से, इनका प्रतीक घोड़ा है। ज्ञान का प्रतीक क्या है, पीपल है, बोधि वृक्ष कह सकते हैं। निर्वाण, पद चिन्ह और मृत्यु का जो प्रतीक है वो है स्तूप। ठीक है, तो ये भी सवाल पूछा जाता है, घोड़ा किसका प्रतीक है, पीपल किसका प्रतीक है, पद चिन्ह किसका प्रतीक है, या फिर स्तूप किसका प्रतीक है। तो स्तूप तो ऐसे जानते हैं मृत्यु का ये टीला होता है, तो मृत्यु से संबंधित होगा। कमल सांड जो है वो जन्म से संबंधित है, जबकि घोड़ा जो है वो गृह त्याग का है। ठीक है, घोड़ा बहुत तेज भागता है, तो समझिए घोड़ा से घर से भाग गया तो गृह त्याग हो जाएगा। पीपल जो होता है वो
उसे बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किए थे, तो ज्ञान से संबंधित है ये। और पद चिन्ह आपको याद रखना, निर्वाण प्राप्त किए थे, या मृत्यु हो जाएगा स्तूप से। ठीक, आगे देखते हैं। सुत पिटक बुद्ध के धार्मिक उपदेशों का संग्रह है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन की चर्चा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सुत पिटक बुद्ध के धार्मिक उपदेशों का संग्रह है। ठीक है, सुत पिटक क्या है, तो बुद्ध के धार्मिक उपदेशों का संग्रह हुआ है। ठीक है, इसमें सुत पिटक में ध्यान रखिएगा, सुत पिटक में जो बुद्ध के जो उपदेश हैं इसका संग्रह किया गया है। ठीक है, जबकि विनय पिटक में क्या है, तो बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन किया गया है। ठीक है, विनय पिटक में बौद्ध संघ के जो भी नियम हैं, रूल्स जो हैं, वो इनका वर्णन किया गया है विनय पिटक में। ठीक है, और सुत पिटक में क्या है, तो सुत पिटक में है उपदेश। और अभिधम्म पिटक में क्या है, तो ये है बौद्ध दर्शन की चर्चा, बौद्ध दर्शन की चर्चा। तो ये तीनों ध्यान रखना है कि सुत पिटक में क्या आएगा, विनय पिटक में क्या आएगा। ठीक है, और अभिधम्म पिटक में क्या आएगा। विनय, देखिए विनय का यहाँ पर वी से शुरू हो रहा है, तो नी से शुरू करिए, नियम हो जाएगा। वी या नी कहेंगे, विनय पिटक या नियम कह सकते हैं, वी से नी बना दीजिए, नियम। अशुद्ध मतलब शुद्ध पिटक मतलब क्या होता है, उपदेश। ठीक है, शुद्ध यहाँ पे कुछ अच्छा अच्छी वर्ड आ रहा है ना, शुद्ध जैसा लग रहा है कि अच्छा को बात हो रही है, तो उपदेश देने की बात हो रही है। यहाँ पे बात करें अभिधम्म पिटक का, तो यहाँ पे बौद्ध दर्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। हीनयान, महायान एवं वर्जयान बौद्ध धर्म के संप्रदाय थे। हीनयान, महायान और एक था वर्जयान, ये बौद्ध धर्म के संप्रदाय थे। आगे हीनयान का अर्थ क्या होता है, तो इनका अर्थ होता है निकृष्ट या निम्न मार्ग। हीनयानिनी महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे, अर्थात वे बुद्ध की भगवान के स्वरूप में पूजा नहीं करते थे। हीनयान वाले जो लोग थे ना, वो महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते थे, इसलिए देखेंगे कि भगवान के जो थे, भगवान को वो लोग पूजा नहीं करते थे। कौन, हीनयान वाले लोग। आगे देखेंगे, बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। कुषाण काल में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों, एक हीनयान और एक है महायान में विभाजित हो गया था। कुषाण काल में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गए थे। कौन कौन, एक हीनयान और एक महायान। आगे है, बुद्ध के निर्वाण के 200 वर्षों बाद मौर्य शासक अशोक ने अपने धर्म महापात्रों मंत्रों के द्वारा बौद्ध धर्म को मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, साथ ही साथ श्रीलंका में फैलाया तथा इसे एक विश्व धर्म बनाया। ध्यान रखिएगा, बुद्ध के निर्वाण की मृत्यु, जब निर्वाण प्राप्त होता है उनका, बुद्ध जी का, तो उसके 2 वर्षों के बाद मौर्य शासक जो थे अशोक ने अपने धर्म महामंत्रों के द्वारा बौद्ध धर्म को मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और श्रीलंका में इसको फैलाते हैं और इसे विश्व धर्म बनाते हैं। आगे है, बुद्ध के संबंध में नैतिक शिक्षा प्रदान कराने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण है जातक कथाएँ, जो बुद्ध के पूर्व जन्म, बुद्धकालीन धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन पर आधारित है। ये भी याद रखना आपको। जातक कथाएँ पाली भाषा में लिखी गई थी, ये भी याद रखिएगा। जातक कथाएँ किस भाषा में लिखी गई हैं, तो पाली भाषा में। नेक्स्ट है, हीनयान संप्रदाय के लोग पाली भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हीन संप्रदाय के जो लोग थे वो पाली भाषा का प्रयोग करते थे, जबकि महायान संप्रदाय के लोग संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। महायान संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, जबकि हीनयान पाली भाषा का प्रयोग करते थे। महात्मा बुद्ध ने सुमच्छ को अपना अंतिम उपदेश दिया था। सवाल ये भी आ सकता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था, तो सुमच्छ को दिया था। प्रथम बौद्ध संगति में बुद्ध के उपदेश 2 पिटकों, विनय पिटक तथा सुत पिटक में संकलित किया गया है। ध्यान रखिएगा, प्रथम बौद्ध संगति में बुद्ध के जो भी उपदेश थे वो 2 पिटकों में संकलित किया गया है। कौन कौन, एक विनय पिटक और एक सुत पिटक। सुत पिटक में क्या था, तो उपदेश वगैरह थे इसमें, और विनय पिटक में क्या था, इसमें नियम वगैरह संकलन किए गए थे। जबकि तृतीय बौद्ध संगति में तीसरा जो पिटक था, अभिधम्म पिटक, जोड़ा गया था। ठीक है, तो तृतीय बौद्ध संगति में तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर प्रथम बौद्ध संगति में ये दोनों को जोड़ा गया था, विनय पिटक और सुत पिटक को, जबकि जो तृतीय बौद्ध संगति हुआ था उसमें अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया था। आगे है, चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया। अब सवाल ये भी आ सकता है कि किस बौद्ध संगति में जो बौद्ध धर्म थे वो 2 संप्रदायों में बट गए थे, तो ये चतुर्थ बौद्ध संगति भी थी, उसमें हीनयान और महायान 2 भागों में विभाजित हो गए थे। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना जरूरी है।
कौशाम्बी नगर बौद्ध धर्म एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। ध्यान रखिएगा, कौशाम्बी एक नगर है जो कि बौद्ध धर्म और जैनियों दोनों के लिए क्या है, एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। अंतिम पॉइंट है आज का, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ध्यान रखना है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी वन लाइनर था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही मुझे ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, अगर इसमें कुछ नया चाहिए, कुछ और इंक्लूड करना चाहते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट आपके लिए खाली पड़ा हुआ है, कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, वहाँ पे आप अपनी इच्छाएं जो भी चाहते हैं उसको भर दीजिए। निश्चित तौर पर हम कोशिश करेंगे कि आपकी इच्छाओं को हम पूरा करें। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब पर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।